हेलो एवरीवन, दिस इज काजल पांडे, योर बायोलॉजी टीचर। और हम क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है। तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आर डेफिनेशन ऑफ सेल। हमने सेल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है। सेकंड, हमने हिस्ट्री के बारे में भी समझ लिया है। एंड थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द सेल, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल, और सबसे छोटी सेल कौन सी है, दैट इज माइकोप्लाज्मास, एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग, राइट। और हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस भी समझ लिया है, क्या इसका मीनिंग होता है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी इन माय प्रीवियस सेशन। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, इसके बारे में भी हम प्रीवियस सेशन में समझ चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और डिस्कस कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, राइट। सो सबसे पहले जो है, आज यहाँ पर हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। ओके, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सेल के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है। सभी सेल में एकदम सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, सबसे पहले इनको डिस्कवर किसने किया था? सो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। आपको ये साइंटिस्ट का नाम जो है वो क्या रखना है, याद रखना है। ओके, किस शेप में होता है हमारा जो न्यूक्लियस है सेल का? ये जनरली स्पेरिकल इन शेप में होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे हैं। इट इज जनरली राउंड इन शेप, स्पेरिकल इन शेप। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब फंक्शन क्या होता है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, इट टू एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब उस सेल के अंदर यदि कोई भी काम करना है तो उस काम को कैसे करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, कब खत्म करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किसके हाथ में होता है? ये न्यूक्लियस के हाथ में होता है। मतलब कोई भी सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, इट इज ओनली डिसाइडेड बाय सेल न्यूक्लियस। ओके, तो हम अब जब कोई अगर पार्ट है जो कि पूरी सेल की एक्टिविटीज को ही डिसाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है, इट इज द किंग ऑफ द सेल। जैसे किसी भी सिटी में जो कलेक्टर होता है, या फिर किसी भी स्टेट में जो सीएम होता है, या फिर किसी भी कंट्री में जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो उस कंट्री की, उस स्टेट की, उस डिस्ट्रिक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, उसको डील करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे सेल का ईच इंडिविजुअल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो रेस्पेक्टेड सेल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, कब करेगी और कैसे करेगी। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये विदाउट मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि जो उसमें जो न्यूक्लियस जो है, इट इज मतलब न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट नहीं है। वहां पर जेनेटिक मटेरियल तो है, बट वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में है। इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर अगर आप यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें, तो दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर के ऊपर जो है ना एक कवर होता है, जैसे किसी भी फ्रूट के ऊपर हम लोग देखते हैं ना, जैसे सपोज मान लो आप पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर एक आउटर लेयर है। ऑनियन को भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक आउटर लेयर है। तो न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है इसी तरीके से एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। इट सेपरेट्स, अब क्या क्या इसका फंक्शन है, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको ये सेपरेट करता है, किससे? साइटोप्लाज्म से, राइट। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज पोरस इन नेचर। इसमें छोटे छोटे इस तरीके से छेद आपको मिलेंगे। अब इन होल्स का क्या फंक्शन है, इन पोर्स का क्या यहाँ पर काम है कि कोई भी चीज यदि
साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रही है और उसको अगर न्यूक्लियस में भेजना है तो हम स्पोर्स के थ्रू भेज सकते हैं। अगर कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हो रही है और उसको हमें साइटोप्लाज्म में भेजना है तो वो स्पोर्स के थ्रू जो है ऐसे बाहर आ सकती है। ओके, यू गॉट दिस? So it allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. न्यूक्लियस से अंदर बाहर जाने के लिए ये आप ऐसे समझ लीजिए एक तरीके का रास्ता है। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और डेंसली फॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस का जो है बेसिक काम क्या है, यहाँ पर राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, so first we will stop this. Next, now what is chromosome? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आप इसे समझ जाएंगे। देखो, क्रोमोसोम जो है हमने जैसे पहले देखा था कि क्रोमोसोम ही हमारे किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल है। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज क्रोमोसोम। तो अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? तो इस क्रोमोसोम को अगर हम, वन सेकेंड, अगर इस क्रोमोसोम को हम यहाँ पर इलोंगेट करके देख रहे हैं तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के बाद एक हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही बहुत ऐसा कॉइल 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 बहुत ज्यादा ऐसे कॉइल करने के बाद हमें क्या मिलता है, इट इज क्रोमोसोम। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को अगर हम कॉइल्ड फॉर्म में मतलब कॉइल्ड कर लेंगे देन इट इज योर क्रोमोसोम। और इसी डीएनए के अगर एक छोटे से सेगमेंट की हम लोग बात करें देन दिस इज जीन। तो जीन, डीएनए और क्रोमोसोम ये अलग अलग चीजें स्ट्रक्चरल बेसिस पर है, बट ये बनी एक ही चीज से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यहाँ पर जीन अलग से रैंडमली कहीं हो, क्रोमोसोम यहाँ अलग से रैंडम कहीं हो और डीएनए कहीं अलग से रैंडम है। दिस इज योर सिंपल सेगमेंट इज जीन। इसी से मिलकर के बहुत सारे जब जीन्स को आप ऐसे मिला दोगे देन इट इज डीएनए, और इसी डीएनए को जब ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में आप बना दोगे देन इट इज योर क्रोमोसोम। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये जनरली हम लोग कब देख पाते हैं, जब सेल डिवाइड होती है। सेल डिवाइड कैसे होती है ये आप अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, राइट? So what is chromosome? Chromosomes are structures found in the center, or we can say nucleus of the cell, that carry long piece of DNA. ठीक है, ये long piece of DNA ही तो है। These carry genes and help in inheritance of transfer of characteristic from the parents to the offspring. ठीक है, तो ये जो सिंगल सिंगल जीन सेगमेंट है ये बहुत सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, सो द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। जब सेल डिवाइड होगी हम तभी जो है क्रोमोसोम को देख सकते हैं, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ, बट नॉट बाय नेक्ड आईज। हम अगर हमें देखना है क्रोमोसोम को तो हम कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। So now this is DNA. DNA is what? DNA is the genetic material which carries all the hereditary information. जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस DNA. Okay, and what is gene? Genes are the small segment of DNA.
ठीक है, इसी डीएनए के छोटे से हिस्से की अगर हम बात करें तो हम इसे क्या बोलेंगे, जीन। ओके, नाउ दिस इज योर न्यूक्लियोलस। ये आपका सेल है, सेल के अंदर आप ये देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस जो है स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ओके, and this nucleolus is the largest structure in the nucleus of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मींस व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो राइबोसोम, अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम कहाँ बनता है, देन योर आंसर विल बी न्यूक्लियोलस। फिर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, देन यू कैन से इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। ठीक है, राइबोसोम क्या है, इट इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल। ओके, इट इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल। तो अभी कभी भी जो है आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, और न्यूक्लियस एक और स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहां पर राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। ओके, यू गॉट दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, वन सेकेंड। नाउ ये छोटा छोटा सा जो शॉर्ट नोट है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें जीन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया है, हम इसका सिंगल लाइन रीड करेंगे और उसको समझेंगे। सो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इनहेरिटेंस की यदि आपसे यूनिट कोई पूछता है, देन व्हाट यू नीड टू आंसर, हम कह सकते हैं जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, फंक्शन क्या होता है इसका, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, जैसे आप अगर देखेंगे कि आपके मदर के बाल यदि करली हैं, और आप देखेंगे कि हो सकता है आपके सिस्टर के हेयर्स भी जो है वो कैसे हो, करली हो। यदि आपके फादर की आईज थोड़ी सी ब्राउनिश है, तो आप देखेंगे हो सकता है आपकी आईज भी थोड़ा ब्राउन हो। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे एक जनरेशन से, ये तो आप फिजिकली देख पा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। तो ये किसकी हेल्प से मिलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस जीन। ओके, this means that your parents pass some of their characteristic on to you। हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। If your father has brown eyes, you may also have brown eyes। अगर आपके फादर की ब्लू आईज हैं तो आपकी हो सकता है आपकी भी थोड़ी सी ब्लू आईज हो, राइट। If your mother has curly hairs, you might also end up having curly hairs। हो सकता है आपके बाल भी curly हो, अगर मदर के हेयर जो है बहुत स्ट्रेट है। तभी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी में यदि साउथ इंडियंस को हम देखें तो उनके बाल जो है वो कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं, राइट। However, the different combination of genes from parents result in different characteristic। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि यदि मदर के बाल करली हैं, हेयर्स करली हैं, तो आपके भी करली होंगे। इट डिपेंड्स, बट ऐसा होता है कि आपके फादर एंड मदर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उनसे कहां पर पास ऑन होंगे, कहां पर ट्रांसफर होंगे, आपको ट्रांसफर होंगे, राइट। नाउ दिस इज वन मोर, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पर जो है ना, एक बैक्टीरिया के सेल की बात की जा रही है, मतलब बैक्टीरियल सेल है, राइट। तो उसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यदि सपोज मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया ऐसा मान लीजिए हम,
तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जैसा कि एक यूकैरियोटिक सेल में अभी हमने देखा कि वो प्रॉपरली डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो किसी भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वहां पर प्रेजेंट नहीं है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था। The organism with these kinds of cells are known as prokaryotes organism. तो जो प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर सिंपली स्कैटर्ड है, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, राइट। हाँ भैया, हाँ थोड़ी सी दे दीजिए, हाँ हाफ कप। और वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, देन ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है it is not well organized, but in case of eukaryotic cell उनका जो न्यूक्लियस है इट इज कंप्लीटली वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ साथ वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर भी होता है, बट अब चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है तो कवर तो होगा ही नहीं, इट इज एज सिंपल एज इट, राइट। नाउ दिस इज योर फ्यू। अब यहाँ पर हम कुछ सिंगल सिंगल सेल ऑर्गेनेल की बात कर लेंगे और वो सेल ऑर्गेनेल का क्या बेसिक सिंगल लाइन फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन फंक्शन लिखा है ताकि आपको इसको याद करने में भी आसानी हो, राइट। सो दिस इज फर्स्ट योर राइबोसोम। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि राइबोसोम बनता कहां पर है, देन आप रिकॉल करिए, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। ओके, अब लेकिन राइबोसोम्स कहां पर है? यहाँ पर यदि आप देखेंगे छोटे 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 आपको जो डॉट दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ओके, दिस इज योर राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? they provide site for protein synthesis. Synthesis means it is production. Okay, so ribosome का क्या फंक्शन है? It is the site of protein synthesis. प्रोटीन कहां पर बनता है? राइबोसोम में बनता है। Then this is your एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके से होते हैं, ठीक है। अगर इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर छोटा छोटा ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, देन इट विल नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वहीं पर अगर ये वाला आप देखेंगे तो इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो तरीके के हो गए। द फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरा है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? ये अगेन इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन and it also helps in modification of protein. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकली आपके प्रोटीन का क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। ओके, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? यहाँ पर लिपिड प्रोडक्शन होगा एंड इट ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट इज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है एंड कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कहाँ है? ये आप देख रहे हैं, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब हमारी सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम जो है वो कौन करता है? जैसे सेल इतने सारे काम करेगा, जो भी उसे न्यूक्लियस बोलेगा, तो वो सारे काम करने के लिए सेल को भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना। तो वो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जैसे आप भी भागते हो, फिर भाग के जब खेल के आते हैं हम, तो मम्मी हमें हमारे लिए एक गिलास दूध देते हैं या फिर कुछ भी स्नैक्स देते हैं या हम खाना खाते हैं, तो ये सारा हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, राइट? तो सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो सेल्स को जो एनर्जी चाहिए ये कहाँ से मिलती है इनको? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर mitochondria of the cell. So we can say it is the powerhouse of the cell, right? Now this is your Golgi body, or we can say Golgi apparatus. इसका क्या काम क्या है? Golgi apparatus का काम ये है कि it transport proteins, मतलब ये कुछ भी चीज अगर एक्सपोर्ट करना है, मतलब बाहर भेजना है, तो ये किसके थ्रू भेजी जाती है? इट इज थ्रू गोल्जी apparatus. Now what is vacuoles? Vacuoles generally found in only in plant cells in large size, but in animal cells they are in small size. तो इनका फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का? ये वाटर को स्टोर करते हैं और उसका रेगुलेशन भी करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट सेल. ओके, नाउ योर this cell organelle is chloroplast. So chloroplast is always found in plant cell and some algae as well, but it is absent in animal cell. ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, ये क्या फंक्शन है इसका? दे गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स एंड इट इज आल्सो अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी कि जो पौधे खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो सेल के अंदर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट इज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कुछ पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल. ओके, और डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, पिगमेंट जो है हमेशा सिर्फ ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ये कुछ अलग कलर के भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ दैट पिगमेंट हम इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं. ओके, सो फर्स्ट so next is what is cell wall and what is plasma membrane. तो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज सेल वॉल. एनिमल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड गिव प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल. और वहीं पर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात करें, देन इट ऑल्सो गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये उसका शेप बनाती है. ठीक है, और साथ ही साथ ये एनिमल सेल को भी प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. And it also allow transfer of molecules but selectively. कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी? डिसाइड करेगी. ओके, नाउ जिससे मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट, तो दीज ऑल आर प्लास्टिड्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द पिगमेंट और द पिगमेंट प्रेजेंट, हमने इनको जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, so first one is your chloroplast. इसमें कौन से? contains chlorophyll which is green in color and that absorbs sunlight in photosynthesis, right? and produce and store glucose. तो अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन का साइट कौन सा है, तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट. ओके, अब प्लास्टिस्ट इन जनरल क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स found in the cells of plants, algae and some other eukaryotic organism. They often contain pigment used in photosynthesis and types of pigment in a plastid determine the cell's color. तो अगर ग्रीन कलर के हैं देन दे आर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो.
contain carotenoids, red, orange and yellow pigment, then this will be your chromoplast. और अगर कोई कलर पिगमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो स्टोरेज के लिए यूज हो रहे हैं, then they will known as leucoplast. Okay, so this is all about plastid. Now next, so this is your final conclusion कि डिपेंडिंग ऑन द सेल ऑर्गेनेल, और कि अगर हम एक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आता है. तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है. न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बट एकदम सेंटर में नहीं होता, ये ई सेंट्रिक होता है, मतलब थोड़ा सा वॉल्स की तरफ होता है. लेकिन एनिमल सेल में ये जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है. अब एनिमल तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो इसमें ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल दे आर स्मॉल इन साइज. Now last is lysosomes. So lysosome plant cell में absent होते हैं, but animal cell में present होते हैं. अब lysosome क्या होता है? It is a membrane bound cell organelle that contains digestive enzyme and they break down excess or worn out cell parts. ठीक है. सो इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इस लाइसोसोम के अंदर स्टोर होते हैं. तो ये जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टॉपिक. इन तीनों सेशन में वीडियो 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में एंटायर एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, दैट वी विल सॉल्व. आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और अगर आपको पसंद आए सो देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.